नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। मोदी एंड कंपनी के खिलाफ अमेरिका से 3 मिनट का एक वीडियो आया है और इस वीडियो में एक बड़ा ऐलान है 6 जून को लेकर। 6 जून को दिल्ली में क्या 2 करोड़ की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी? 2 करोड़ लोग क्या दिल्ली में घुस जाएंगे? ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आज से पखवाड़े पहले कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक पार्टी अस्तित्व में आती है सोशल मीडिया। यह अभिजीत दीम के नाम का एक युवा आता है और देश में जो बना हुआ एक प्रेशर का माहौल था, लगातार युवाओं के साथ जो ये सरकार कर रही थी खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ, पेपर लीक, परीक्षाओं में देरी, हीला हवाली, नतीजों में हेरफेर, मूल्यांकन में हेरफेर, इतने सारे एक साथ वजहें इकट्ठा हो गई थी कि इस देश के युवाओं में एक बड़ा प्रेशर बिल्ट हो गया था। जो कहते हैं ना, जिससे सुसुप्त ज्वालामुखी जो होती है, सुसुप्त ज्वालामुखी अंदर से धधकती रहती और फटती है तो लावा फिर बाहर आता और तबाही मचाता। तो सुसुप्त ज्वालामुखी जैसा एक भीतर प्रेशर बन चुका था जब 16 तारीख के आसपास, आज से एक पखवाड़े पहले, ये सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर दस्तक देती और देखते ही देखते 4 से 5 दिन के भीतर 2 करोड़ फॉलोअर खड़े हो जाते हैं। 2 करोड़ प्लस, 2.25 करोड़ के आसपास खड़े हो जाते हैं इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के साथ। अब अभिजीत दीप के जो इस पार्टी के कॉन्सेप्ट को लेकर के उतरे सोशल मीडिया पर, उन्होंने 3 मिनट 37 सेकंड का एक वीडियो अमेरिका से बना करके जारी किया और अपील की है कि 6 तारीख को जंतर मंतर पर सारे कॉकरोच यानी सारे युवा इकट्ठा हो जाए। सारे तो संख्या 2.25 करोड़ की होती है और वही इस देश को बदलने वाले हैं। 2.25 करोड़ दिल्ली में घुस गए तो आप कल्पना करिए। यानी 6 जून को मैं कई मामलों में निर्णायक दिन के रूप में देख रहा हूं। ये फैसले का दिन है। कई मामले में कई चीजें इस दिन खुल सकती हैं। ये सोशल मीडिया पर दस्तक क्या स्वतः स्फूर्त थी या ये एक बड़े प्लान के तहत हुआ था? इसका अंजाम क्या होगा? क्या टारगेट पर पिछले 12 साल की तानाशाही प्रवृत्ति है या पिछले 12 साल में जो सुसुप्त ज्वालामुखी के भीतर बना प्रेशर है, गुबार है, उसके लिए सेफ्टी वॉल्व है? ये कई सवाल मन में पैदा होते हैं। मैंने फॉर्म भरा है, मैंने उस पार्टी का फॉर्म भरा है, मैं एक सदस्य के रूप में ये मेरे मन में कुछ सवाल हैं क्योंकि उन सवालों के पीछे कुछ वजह है, इसलिए वो सवाल पैदा हो। उन सवालों के पीछे आरएसएस का स्टेटमेंट है। इन सवालों के पीछे इस देश के कर्मठ संघी उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का बयान है। कर्मठ संघी, तो ये बहुत सारी वजहें हैं जिनकी वजह से सवाल पैदा हुआ है। अब बड़ा महत्वपूर्ण है, तमाम युवा हो सकता है कि कहें कि ये क्या लेकर के आ गया, जो है हॉट टॉपिक में डिस्कशन करने, नाराजगी हो, लेकिन पूरी चीज को समझिए। इसलिए समझिए क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। हम अन्ना से जले हैं, हम अन्ना आंदोलन के जले हुए हैं और जले हुए नहीं, झुलसे हुए हैं। उस अन्ना आंदोलन की आग में 12 साल से हम झुलस रहे हैं, 12 साल से, और कहीं पर कोई स्वाति नक्षत्र की एक बूंद नहीं आई जो झुलसते हुए इस मन पर, इस लोकतंत्र पर, इस संविधान पर एक बूंद गिरी हो और थोड़ी सी शीतलता मिली। 12 साल से झुलस रहे हैं और उसका एकमात्र वजह अन्ना हजारे का आंदोलन था, जो आंदोलन प्रायोजित था, जिसके पीछे फोर्ड फाउंडेशन से लेकर उस संघ की क्या भूमिका थी, करीब करीब अब सब आ चुका है एनालिसिस में सामने। उस आंदोलन का एक ही नतीजा हुआ, वो नतीजा था नरेंद्र मोदी की ताजपोशी और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ सिंगल मतलब अचीवमेंट फॉर अन्ना आंदोलन और सिंगल डिजास्टर फॉर द कंट्री, मोदी की ताजपोशी।
अब ये सवाल क्यों खड़े हुए, हम पॉइंट्स में चर्चा करेंगे, हम मतलब लफाजी कुछ नहीं, एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं हम अभी भी पूरे विश्वास के साथ, इस देश के युवाओं पर विश्वास के साथ, बस इस देश के युवाओं पर विश्वास है, इस देश के युवाओं का मिसयूज न हो जाए इससे डर है। यही हुआ था युवाओं पर, युवा थोड़ा ना कॉम्प्रोमाइज है, युवा कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तभी तो ज्वालामुखी भीतर से प्रेशर बना चुकी है। युवा नहीं कॉम्प्रोमाइज है। युवाओं को कोई कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति किसी गलत दिशा में न लेके चला जाए, डर इसका लगता है। जरा लाइए ट्वीट दिखाइए पहले, फिर हम चर्चा करेंगे। और क्षमा कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगता है, हम चाहते हैं देश बदल जाए, लेकिन बदले बदले ऐसे नहीं जैसे बदला था 14 में। विल बी रिटर्निंग टू इंडिया टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। भारत वापस आऊंगा शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन यानी इस्तीफे की मांग के साथ। आई रिक्वेस्ट द यूथ ऑफ इंडिया टू ज्वाइन दिस पीसफुल प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। मैं भारत के युवा से, नौजवानों से अपील करता हूं जंतर मंतर के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए एंड एक्सरसाइज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो संवैधानिक हक है हमारा सरकार की जवाबदेही को लेकर के, हम उसकी मांग रखेंगे मजबूती से। अगली हेडलाइन अभिजीत की जो है वो है, अभिजीत का स्टेटमेंट है। अगला लाइए, कॉकरोच इज बैक। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, महत्वपूर्ण घोषणा है, ऐलान है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके विल रिटर्न टू इंडिया ऑन जून 6 फॉर ए पीसफुल प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर दिल्ली, डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। अब तो हो गया, अब अभिजीत को सुनवाइए, अभिजीत को सुनवाइए। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। I want to make it clear, I'm a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru, and I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है।
और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है, और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की। क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। अभिजीत की इसमें 90 या 99% बातों से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि हम गांधीवादी हैं, हम अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम नेहरू के रास्तों पर चलने वाले हैं। नेहरू ने इस देश के लोकतंत्र की नींव रखी है, नेहरू को लोग गाली ही खाली देते हैं, सब ठीक है। लेकिन एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये संदेह है। हम परमिशन मांगेंगे उस जंतर मंतर पर, मेरी जानकारी में, क्योंकि हम तो रोज टच में रहते हैं, उस जंतर मंतर पर 12 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी के पर आज की तारीख में सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए जाते हैं तो उनको परमिशन नहीं मिलती, उनको परमिशन नहीं मिलती उस जंतर मंतर पर। और वहां से प्रोटेस्ट करने वाले जो है पहलवानों को जूते तले रौंदा गया। अब नजर देखिए कई चीजों पर है रखनी, हेमंत भाई किस किस चीज पर नजर रखनी होगी, अब आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तब हम आएंगे संघ और उपराष्ट्रपति पर, ये हम अगले सवाल पर जाएंगे। अभी संघ और उपराष्ट्रपति को बिल्कुल किनारे रखिए। उनको किनारे रखते हुए गांधीवादी वांगचुक को हमने बेवजह जेल में देखा है, जिस पर ये सरकार इतनी कमजोर थी कि उसको केस वापस लेना पड़ा। जितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख दे पाई उतना तो चल गया, लेकिन जैसे ही तारीखों की मियाद खत्म हुई केस वापस लेके भागना पड़ा। जिस वांगचुक ने, अभी बाकी सबको प्रूफ करना है, अभिजीत को प्रूफ करना है, वांगचुक प्रूफ है, मतलब आईएसओ 9001 2001 ओके टेस्टेड वेरीफाइड है, वो प्योर गांधीवादी व्यक्ति है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसे 70 दिन जेल में रख दिया था शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो ये 6 तारीख, आप 6 तारीख को कैसे देखते हैं? इस दिन कई चीजों का फैसला होना है, कई चीजों का। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि आपने इस गेम की बिल्कुल बेसिक पकड़ी, बेसिक, और वही एक जर्नलिस्ट का प्रोफेशनल है। आई सैल्यूट यू फॉर दैट कि ये साधारण नहीं है, सब कुछ ये अप्रत्याशित नहीं है। अब कम से कम आप ये बात कह सकते हैं। आज 1 तारीख है आशीष भाई, 5 तारीख भी हो सकती थी, 7 भी हो सकती थी, 11 भी हो सकती थी, 6 तारीख क्यों? सवाल, हमारा काम सवाल उठाने का। दूसरा, मुझे एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लेंगे, मुझे ये कर लेंगे। आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो बहुत ही खास पोमेरियन है, नाम तो लेना किसी का ठीक नहीं है, उन्होंने पहले दिन स्टोरी चलाई कि देखिए इनके इंस्टाग्राम पे इतने पाकिस्तानी हैं, इतने फला हैं, इतने ये हैं, वो सारा दिखाया। और उसके बाद मीडिया बिल्कुल चुप हो गया उस पूरे मामले पे। आजकल इनकी बैशिंग नहीं कर रहे, कांग्रेस जनता पार्टी की बैशिंग नहीं हो रही आजकल मीडिया पे। अगर आपने, मैं तो खैर देखता नहीं, लेकिन मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूं सोशल मीडिया। दूसरा, इस देश में किसानों से लेकर के, पहलवानों से लेकर के, आप जितने लोग गिनते जाइएगा, सीए विरोधी फलाना, ये किसी को आज तक सरकार ने जंतर मंतर पर आने की परमिशन दी है क्या? अगर आप एयरपोर्ट पे उतरे, आपके हैंडल को ब्लॉक करवाया गया एक्स के ऊपर, क्या कह करके कि आईबी की रिपोर्ट है, एंटी नेशनल एक्टिविटी। ठीक, तो आपका तो बेस बना हुआ है एंटी नेशनल और आईबी की रिपोर्ट का। आपके ऊपर यूएपीए लगाने में कितने सेकंड लगे? सवाल, आपने कहा सारे सवाल। तो एयरपोर्ट पे हो सकता है आपको जहाज से बाहर कदम रखते ही कस्टडी में ले लिया जाए। अगर मैं चाहूंगा कि मैं गलत हूं, मैं हर बात पे चाहूंगा गलत हूं, और मैं चाहूंगा कि देश के अंदर जो किसान, जो अपने ये बेचारे युवा हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, जो पूरी पीढ़ी है, उनको न्याय मिले। लेकिन एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होगी, जब से कांग्रेस जनता पार्टी आई, कहीं नरेंद्र मोदी का नाम आया, कहीं भाजपा का नाम आया, कहीं आरएसएस का नाम आया, अकेले धर्मेंद्र प्रधान क्यों? धर्मेंद्र प्रधान क्यों भाई? एक पूरा इकोसिस्टम है ना। मीडिया का नाम आया,
तो मीडिया का नाम इसलिए आया कि रिटेलिएशन में आया, क्योंकि उन्होंने आपको पाकिस्तानी और ये सब देश विरोधी और सोरोस और पता नहीं क्या क्या बताना शुरू कर दिया। तो कंफ्यूजन था उस टाइम पे, जैसे बाकी देश में कंफ्यूजन था वैसे मीडिया को भी कंफ्यूजन था। हालांकि जो लोग ऑपरेट करते हैं उनको कंफ्यूजन नहीं होता, उनको अन्ना के टाइम में भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। मैं और आप कंफ्यूज थे अन्ना के आंदोलन में, वो कंफ्यूज कभी नहीं हुए, उनको क्लियर था। अब यहां सवाल क्या आएगा कि क्या आपको एयरपोर्ट पे उतरते ही अरेस्ट किया गया, नंबर 1। क्या आपको जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई, 2। आपने कहा कि सारे हमारे समर्थक एयरपोर्ट पे आ जाएं। आपको क्या लगता है एजेंसियां अब से पहले कितनी एक्टिव होगी होंगी, अंदाजा लगा सकते हो आप? चप्पे चप्पे पर पुलिस मिलेगी आपको। और 6 तारीख की क्यों, जो आपने सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठाया, सबसे वाजिब सवाल, वो इसलिए क्योंकि 6 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक है दिल्ली के अंदर, और जो वोट की डकैती अब ओपन एंड शट केस है आशीष भाई। अब मैं बिल्कुल, अगर आपने और ज्यादा क्लियर देखना हो तो आज बीबीसी पे अशोक लवासा साहब का इंटरव्यू देख लीजिएगा, बिल्कुल ओपन एंड शट। तो उसके बाद जो बिहार में वोटों की डकैती हुई, प्लस जो बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ, प्लस जो अभिजीत को चोट मारी गई, जिस तरीके से दूसरे सांसद को उसके ऊपर हमला किया गया, उस सारे में बदली हुई परिस्थितियां हैं, टोटल परिस्थितियां बदल गई सारे का सारा। क्योंकि अब अभिजीत बनर्जी का चर्चा आएगी, कल्याण बनर्जी की चर्चा आएगी। आज आपने देखा होगा, मैंने भेजी भी थी स्टोरी आपको, कि 2 तृणमूल के एमएलए को एक्सपेल भी कर दिया गया है। यानी कि खेल पूरा शुरू, हर तरीके से खेल शुरू, ठीक, हर तरीके से खेल शुरू। तो वो जो मीटिंग है, हालांकि पहली मीटिंग है, उसमें जस्ट एक रिव्यू होगा, कोई बहुत क्रांतिकारी तो होने वाला कुछ है नहीं। लेकिन जो कल्याण बनर्जी पे हमला हुआ ना आशीष भाई, और जो अभिजीत पे हुआ, उसके बाद एक मान के चलिएगा कि इस देश में अब बचेगा कोई नहीं, नंबर सबका आएगा। जो हम, मैं और आप कितने सालों से कह रहे हैं कि सबका नंबर आएगा, अलग अलग पिटेंगे। तो वो परिस्थिति एक है। तो कहीं देखिए, हमारा जर्नलिस्ट के तौर पे सवाल और संशय प्रकट करना हमारा अधिकार है, हमें पूछने चाहिए 6 तारीख ही क्यों, ठीक, 5 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? भारत आने का एक फैसला। आपने शुरू से एक चीज ऑब्जर्व की है कि और फिर जिस तरीके से आपने उस चीज को, हालांकि आपने मना किया, मैं नहीं छूंगा वाइस प्रेसिडेंट वाली, लेकिन जो इनका प्रचार प्रमुख था उसने भी कुछ कहा था कुछ दिन पहले इनके बारे में, कुछ कहा था, अगले सेगमेंट में कर लेंगे बात। तो सवाल आशीष भाई ये है कि क्या अरेस्ट होंगे, क्या परमिशन मिलेगी, क्या लोग इकट्ठे होंगे? अब तक का इतिहास ये कहता है कि इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 साल में तो आपने होने नहीं दिया, और उसके लिए जो आपकी फ्रंटलाइन डिफेंस है वो कौन है? वो है मीडिया। आज आपने अभी तक ऑब्जर्व किया हो तो इस घोषणा के बाद, इस घोषणा को मेरे ख्याल आप बाहर थे आज 4-5 घंटे हो चुके, 7 बज के कम से कम 6 घंटे हो, 6 अभी तक जो पोमेरियंस हैं उन्होंने अभी तक हुआ शुरू नहीं किया। वरना इस देश में सरकार के विरोध कुछ भी बात आ जाए तो सबसे पहले वो जंप करते हैं। ध्यान कीजिएगा, मैं केवल याद दिलाता हूं बहुत ब्रीफ में। किसान आंदोलन हुआ, मीडिया ने सीधा खालिस्तानी कहा। मजदूरों ने आंदोलन किया, सीधा पाकिस्तानी बताया, अभी कुछ दिन पहले आपके नोएडा में। छात्रों ने आंदोलन किया, मीडिया ने उन्हें इंटरनेशनल कहा। पहलवानों ने आंदोलन किया, मीडिया ने पीड़िताओं पर सवाल उठाए। सीए विरोधी आंदोलन हुआ, मीडिया ने देश तोड़ने की साजिश कहा। बुद्धिजीवियों ने आंदोलन किया, मीडिया ने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। याद दिला रहा हूं आपको केवल ब्रीफ में। बच्चों ने सीबीएसई से सवाल किया, मीडिया ने सोरेस का एजेंट बताया। बताया कि नहीं बताया? पाकिस्तानी भी बताया, आपके एंकर ने, ठीक। शिक्षकों ने आवाज उठाई, मीडिया ने उन्हें 2 कौड़ी का यूट्यूबर बताया। तो जनता के हर सवाल पर मीडिया जनता के खिलाफ रहा है आज तक। जनता के हर सवाल पर मीडिया जनता के खिलाफ जहां पे हो, वो सत्ता की गोद में बैठा हो और सत्ता से सवाल पूछने वाले हर आदमी को काटने दौड़ता हो। मीडिया सत्ता का सबसे वफादार पालतू प्राणी आज की तारीख में है, जो कयामत तक उसके पैर चाटना चाहता है। लेकिन अभी तक अभिजीत दीपके के बारे में नए तरीके से कोई हमला नहीं हुआ है। कभी भी कोई मोदी जी के ऊपर बात आती है, सबसे पहले मीडिया आता है मैदान में। अभिजीत दीपके ने एक बार भी मोदी का नाम लिया हो तो बताइए मुझे। इसलिए मेरे मन में सवाल, एक बार आरएसएस का नाम लिया हो तो। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, आपने भी ऑब्जर्व की, कि गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर और नेहरू का नाम लिया। नेहरू का नाम लिया। भाजपा तो पता है ना आपको, नेहरू ने आज ही स्टेटमेंट आई एक बहुत क्रांतिकारी की, कि नेहरू ने सावरकर के श्रद्धांजलि देने दी थी। नेहरू 2 साल पहले चले गए दुनिया से। तो इसमें झोल है, इसमें खेल है, और ये स्पष्ट आशीष भाई 6 को ही होगा। जो प्राइमा फेसी जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं ना, जो दिल्ली में 6 तारीख को होने वाला है,
पॉलिटिकली, उसका ध्यान बांटने के लिए पॉइंट नंबर एक। नंबर 2, मोदी कैबिनेट का रीशफल ड्यू है। ठीक, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान क्या थे उस टाइम? एमओएस पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन बनाता है इस देश में, पता होगा ना आपको? ठीक, आवास मंत्री कौन बनाता है इस देश में, पता है ना आपको? बिजली मंत्री कौन बनाता है आपको पता है ना? सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन बनाता है पता है ना? और वो तो सब कोई बनाता है, खैर उसकी तो छोड़िए, मुख्यमंत्री बनाता है। तो अब जो सवाल आया है, ये 6 तारीख का पूरा डाइवर्शन, कहीं अभिजीत वाली बात दिल्ली में ना फैल जाए, कल्याण बनर्जी वाली बात ना फैल जाए, पूरा आई एम सॉरी अभिषेक, वो कई बार अभिजीत दीप के बाद चल रहा है ना कैसेट, वो कई बार हो जाता है। तो आशीष भाई, ये सारी की सारी चीजें, इनको साधारण और सामान्य मत मान लीजिएगा। ये यूपीए की सरकार नहीं है कि प्रणब मुखर्जी रामदेव को 4 मंत्रियों को लेकर एयरपोर्ट पर ले जाएंगे, फॉरगेट अबाउट इट। वही फैसला हो जाएगा कि अभिजीत दीप के एयरपोर्ट पे अरेस्ट हुए। अगर वो अरेस्ट हुए तो कहानी कुछ और है, और अगर अरेस्ट नहीं हुए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने दिया गया, फिर कहानी अन्ना 2 है। मैं केवल अभी तो इतना ही कह सकता हूं, बाकी 6 तारीख तक जो भी फीडबैक आएगा, हम दर्शकों से लगातार टच में रहेंगे। और आपने बिल्कुल जो परफेक्ट बात कही कि ये देश अन्ना आंदोलन के जला हुआ है, फूंक मार रहा है आज की तारीख में, और उन घावों को आज भी सहला रहा है। क्या अरमान पाले थे और क्या हुआ, क्या करने चले थे और डेमोक्रेसी लुटा गए थे। घाव को सहला ही नहीं रहा हेमंत भाई। 14 में घाव हुआ था और 26 आते आते गैंग्रीन हो गया। वो घाव सहलाने वाले नहीं, क्योंकि वो तो घाव बढ़ता जा रहा है, हर दिन पता चल रहा है यार, अब तो आज और बढ़ा, घाव बढ़ रहा। अब दोनों पॉइंट जो बड़े महत्वपूर्ण, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट है। एक 6 तारीख इसलिए और महत्वपूर्ण क्यों हुआ, अभिषेक वाली बात बड़ी वैलिड पॉइंट, दोनों पॉइंट थे, क्योंकि अभिषेक पर अटैक ने अपोजिशन को, कई बार क्या होता है ना, कई बार बयाना उल्टा हो जाता है। आप दमन करने जाते हो, दमन से ही क्रांति की चिंगारी निकलती है। कुछ मैं हमेशा कहता हूँ ना, कुछ मूल सिद्धांत होते हैं, दमन से ही क्रांति की चिंगारी निकलती है। जो दमन बंगाल में हुआ, उसने जो बिखरा हुआ सा अनमना सा होता है ना, कि एक अनमना सा, चलो यार हेमंत भाई कर लेते हैं हॉट टॉपिक, अनमने से। एक होता है अरे भाई चलो जल्दी से करो, पूरे जोश से, नॉर्मली जैसा हम लोग करते हैं 99.9%, अगर तबीयत सेहत न खराब हो तो। जो इंडिया अलायंस था, वो दिल्ली में बैठने के लिए भी बात कर रहा था ना, तो अनमने ढंग से कर रहा था कि चलो बैठेंगे। और ममता बनर्जी बार बार कह रही थी, बाकी ममता के बातों में हामी भी नहीं भर रहे थे सर, कि हाँ हाँ ममता दीदी बोल रही हैं हम सब बैठेंगे दिल्ली, हामी भी नहीं भर रहे थे कोई उत्साह से। अभिषेक बनर्जी कांड ने वो अनमने से बातचीत को वो उत्साहपूर्ण जोश के वाले बातचीत में तब्दील कर दिया है। अब मतलब एक होता ना कि अब लड़ना पड़ेगा, नहीं तो माफ सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट पैदा कर दिया पूरे अपोजिशन। वही मैं कर रहा हूँ। वो जो महत्वाकांक्षा थी ना, महत्वाकांक्षा जो थी ना प्रधानमंत्री बनने की, वो बाद में चली गई। अब ये है कि बच जाओ किस तरीके से, केवल बच जाओ भाई। अगर अब नहीं इनसे लड़े तो ये हमको मार भी देंगे, मतलब ये हमको न्यूट्रलाइज एलिमिनेट कर देंगे। अब उस लेवल पर बात आ गई। 6 तारीख को जब वो आएगा तो यहाँ पर इधर डिरेल हो जाएगा मामला। दूसरी चीज को और थोड़ा सा समझिए। कल भी मोदी के घर में मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में जो सबसे हाईलाइटेड पोर्शन है, वो है कैबिनेट रिसफल का। धर्मेंद्र प्रधान की उपयोगिता सिर्फ शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान की उपयोगिता शिक्षा मंत्री से ज्यादा मोदी के लिए और जगहों पर है। आप ये समझ लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री का काम जैसे होता है ना, कि चलो ये वाला भी देख लो, तुम्हारा पोर्टफोलियो मजबूत रहेगा। आता है ना, पोर्टफोलियो मजबूत कीजिए, तो पोर्टफोलियो मजबूत करने के लिए दे रखा है। उस शिक्षा मंत्रालय काम कब करते हैं? जिस राज्य में चुनाव होता है, उस राज्य में चुनाव की रणनीति बनाने का काम धर्मेंद्र प्रधान के जिम्मे रहता है। अब आप कोई भी बताए, हम इलॉजिकल बात कोई नहीं करेंगे। हर प्रदेश में चुनावी रणनीति बनाने का काम धर्मेंद्र प्रधान के पास रहता है। शिक्षा मंत्री के रूप में तो कुछ काम ही नहीं किए, इंटरव्यू देने के अलावा। तो अगर उनके पास बहुत महत्वपूर्ण काम है, संगठन रिसफल होने वाला है, हो सकता है संगठन महासचिव, महामंत्री का पद किसी को मिल जाए, हो सकता है महासचिव को, मतलब बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
या मंत्रालय ही चेंज कर दिया जाए कि चलो पोर्टफोलियो मेंटेन करना है तो इसके बजाय ये मेंटेन कर लो, काम तो कहीं भी नहीं करना है तो पोर्टफोलियो अलग मेंटेन कर लो भाई, इसमें नहीं उसमें। धर्मेंद्र प्रधान का नाम अगर हट गया तो अगर एक ऐसा वो कि हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कोई कर रहा है, हमारे खिलाफ मतलब आशीष चित्रांशी से दिक्कत है, तो न्यूज लॉन्चर के वीडियो एडिटर को हटा करके आशीष चित्रांशी के खिलाफ रोष नहीं खत्म किया जा सकता। लेकिन आशीष चित्रांशी के खिलाफ गुस्से को अगर मेरे वीडियो एडिटर मेरा बच्चा है उसके खिलाफ एजेंडा बना दिया जाए तो बहुत आसान होगा उस बच्चे को हटा करके और मेरी वाहवाही करवाने का। समझिए बात को गहराई से। मोदी का नाम हेमंत भाई ने कहा, वाकई मोदी का नाम कब आया बताइए? मैं बतौर मेंबर उस पार्टी कह रहा हूँ, जंजी भले नहीं हूँ। कब आया? नहीं आया ना। पूरा फोकस धर्मेंद्र प्रधान पे है। कल को धर्मेंद्र प्रधान को रिसफलिंग में हटा दिए मोदी जी, खत्म हो गया, मोदी जी तो महानायक हो गए 12 साल के। इसी को कहते हैं, मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा है, इसी को कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। 1885 में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी सबसे पहले भारत में चर्चा में आई थी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सोचिए, एओ ह्यूम ने जब कांग्रेस की स्थापना की थी उसी समय पहली बार सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, और इस देश में तमाम जो मतलब थोड़ा उग्रपंथी थे उन्होंने या विचारक थे उनमें से कुछ की एक धारणा थी कि कांग्रेस को एओ ह्यूम ने बनाया है, एक अंग्रेज ने, ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी है कि इस देश के भीतर जो गुबार है उस गुबार को कुकर फटे उससे अच्छा सेफ्टी वॉल्व उड़ जाए, कांग्रेस कह दे हम विरोध करेंगे। और उसकी वजह थी जब कांग्रेस बनी, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ क्षमा कीजिएगा हेमंत भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस परिवर्तित होती है जब गांधी की एंट्री होती है, नहीं तो कांग्रेस के सदस्य, मैं किसी के नाम पर नहीं जाना चाहता, सभी सम्मानित हैं, देश की आजादी के लिए लड़े, लेकिन ऐसे ऐसे लोग थे जो बग्गी से उतरते थे तो उनका चप्पल नीचे पहले रखा जाता था तो बग्गी से उतारा जाता था, नाम के साथ में, सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो ऐसे लोग थे, उस कांग्रेस का गठन हुआ था, वो लोग थे। अच्छा, वो अंग्रेजों के एजेंट नहीं थे, कहीं भी नहीं मिला है। उन्होंने सावरकर जैसे माफी नहीं मांगी थी, ये भी कहीं नहीं है। लेकिन वो लोग मतलब कपड़े उतार करके देश की आजादी के लिए लड़ जाए, वो नहीं थे। वो लोग सोफिस्टिकेटेड, मतलब अच्छी जिंदगी जीने वाले थे लोग, राय बहादुर टाइप के लोग थे, मतलब अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनके नौकर चाकर, 4 बग्गी उठाने वाले गिराने वाले मौजूद थे। इसलिए इसी को आधार बना करके सेफ्टी वॉल्व थ्योरी की बात हुई। इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का दुनिया में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ। इसीलिए डर लगता है कहीं जो ये गुबार बना है, ये एक सोशल मीडिया का एक मूवमेंट उस गुबार को ऐसे फुस से एक सेफ्टी वॉल्व उड़ा करके न खत्म कर दे, फिर इस देश का युवा ठगा जाएगा। ये चिंता है। क्यों ये चिंता और क्यों बढ़ती है? जब आप उपराष्ट्रपति को पढ़ते हैं, लाइए स्क्रीन। ये चिंता बढ़ती क्यों है? उसकी वजह है, ठोस वजह है। लाइए स्क्रीन पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, मैंने कहा संघ के मतलब सबसे निष्ठावान, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने आप को आहूत कर दिया है, वो हैं। Vice President C.P. Radhakrishnan on Sunday said youngsters would end up following the cockroach in a veiled reference to the CJP if positive activities and achievements were not reported adequately. He stressed that constructive journalism is essential to guide society and strengthen public confidence. आगे चलिए, आगे चलिए। ये पत्रकारों को ज्ञान दे रहे हैं। सोचिए, जिस देश में अंजना ओम कश्यप पत्रकारिता अशोक श्रीवास्तव कर रहे हैं, वहां पत्रकारों को क्या ज्ञान दिया जा रहा है? कोट एंड कोट देखिए, पॉजिटिव एक्टिविटीज शुड बी रिपोर्टेड वेल, ओनली देन विल यंगस्टर्स रिसीव द राइट इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक गतिविधियां रिपोर्ट की जानी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए, तभी इस देश का युवा सही सूचना ग्रहण करेगा, पाएगा। अदरवाइज दे विल लूज इंटरेस्ट एंड एंड अप फॉलोइंग द कॉकरोचेज। अन्यथा अगर सही सूचना नहीं, पॉजिटिव सूचनाएं, एक्टिविटीज की सूचनाएं नहीं पहुंचाई गई युवाओं को, तो ये सब रुचि, अपना इंटरेस्ट खो देंगे युवा, और अंत में ये कॉकरोच की परिणति होगी। ये सब कॉकरोच बन जाएंगे, मतलब देश के युवा। सोचिए, ये किस को बता रहे हैं हेमंत भाई? बस यहीं पे हम चर्चा करेंगे। नीचे वाला आप बता दीजिएगा क्या लिखा है और पूरा बता दीजिएगा हिंदी में, मैं तो सारांश।
आशीष भाई ये उस कंक्लूजन मीडिया नहीं, कह रहे हैं ना भाई, ये उस मीडिया को सलाह दे रहे हैं जो मतलब डिजास्टर से डिजास्टर, तबाही से, जो मौतों को कहती है मोदी नहीं होते तो और लोग मरते, उस मीडिया को आप सलाह दे रहे हो। नहीं आशीष भाई, ये पता है क्या है, ये है दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, कि जो वो जूते चाट रहे हैं 12 साल से, उससे मन नहीं भरा। और बहुत ही अंदाज में उन्होंने ये बात कही, आपने अंग्रेजी में, हिंदी में बताता हूं शब्द से इसको। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मीडिया को चेतावनी दी, मीडिया को, कि युवा जो ये कॉकरोच हैं का अनुसरण करेंगे, और कहा कि सकारात्मक घटनाक्रमों पर मीडिया से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी और आदर्श मिल सके। मीडिया तो सकारात्मक के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा भैया आपके लिए, और नकारात्मक केवल विपक्ष के लिए कर रहा है 12 साल से, केवल। आगे चलिएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को कहा कि अगर सकारात्मक गतिविधियों और उपलब्धियों को की पर्याप्त रिपोर्टिंग नहीं की गई तो युवा अंततः कॉकरोच का अनुसरण करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की और परोक्ष रूप से इशारा करते हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज को सही दिशा देने और जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए रचनात्मक पत्रकारिता आवश्यक है। मलयालम दैनिक दीपिका की 140वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राधाकृष्णन ने कहा कि सकारात्मक विकास को मीडिया में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी और आदर्श मिल सके। भाई साहब, इसके अलावा तो मीडिया कुछ कर ही नहीं रहा। वो तो 180 कहते हैं और 360 डिग्री के ऊपर चरणों के अंदर साष्टांग है, और उसके बाद कॉकरोच का जिक्र उपराष्ट्रपति के मुंह से आना, यहां वो संदेह पैदा होता है। अगर आपने 4-5 दिन पहले ध्यान किया हो तो जो संघ का जो अपना प्रचार प्रमुख है, मेरे को उनका नाम भी नहीं पता होता ज्यादा, उसने भी एक इशारा किया था, डेमोक्रेसी के अंदर बड़ी स्पेस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, पूरा ज्ञान दिखा देते हैं, आप कह रहे हैं दिखा देते हैं तभी पूरा निष्कर्ष निकाला जाए। सुनील आम्बेकर हैं, वो प्रचार प्रमुख है, सुनील आम्बेकर। लाओ भैया, सुनील आम्बेकर को दिखा दो। सुनील आम्बेकर साहब कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर एक संतुलित और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। संतुलित और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अगर संघ अपनाए तो समझ लीजिए संदेह है, जिसे एक तरह से इस डिजिटल आंदोलन की ताकत की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इस डिजिटल आंदोलन की स्वीकारोक्ति मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ दिस डिजिटल रिवोल्यूशन, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में सभी आवाजों और भावनाओं को समाहित करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विभिन्न विमर्श और नए विचारों का आना एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। नए विचार इनको राहुल का नहीं चाहिए, ये नया विचार चलेगा। उन्होंने देश की नई पीढ़ी जेनजी के राष्ट्र के प्रति गहरे विश्वास की सराहना की और कहा कि वे संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं। संघ ने यह भरोसा जताया कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं, मीडिया और राजनीतिक दल किसी भी नए विमर्श को संभालने में सक्षम है। समझिए, मीडिया और लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी बची हैं आपको पता ही है। लोकतांत्रिक संस्थाएं जो खत्म हो चुकी है वही संभालेंगी, वही इस विमर्श को संभालेंगी। संतुलित रुख, इस आंदोलन को किसी झटके के रूप में न देखते हुए इसे एक जीवंत लोकतंत्र का हिस्सा माना गया। ये जो है, ये सिर्फ समर्थन नहीं है, ये कुल मिलाजुला करके जस्टिफिकेशन ऑफ दिस मूवमेंट, ये जस्टिफाई किया जा रहा है संघ के एक निष्ठावान कार्यकर्ता उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और संघ का अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, वो दोनों कॉकरोच मूवमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिस मूवमेंट को आनन फानन में कुछ लोग हिट लेकर के खत्म कर रहे थे, उनको उनकी मात्र संस्था जस्टिफाई कर रही है, और जस्टिफाई करके उन्हें लोकतंत्र का एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया बता रही है। ये सबसे बड़ा मुझे इसी पे संदेह होता है। हेमंत भाई। नहीं आशीष भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तीन चीजें जो है ना, सुनील अम्बेकर, उपराष्ट्रपति और मीडिया की चुप्पी, ये घोषणा के बाद, इसलिए देखिए हमने सबसे पहले कहा था कि ये बहुत एक स्वागत योग्य पहल है कॉकरोच जनता पार्टी। डेमोक्रेसी में जितनी वॉइसेस होंगी होनी ही चाहिए, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही, इसलिए शंका पैदा होती है। तीन लोग ये, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात,
जो जिस तरीके से 6 तारीख का कार्यक्रम फिक्स किया गया। अब इसमें खेल क्या है? बुरे तरीके से फंस चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान, बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। चुपके से इस्तीफा करा लो, राहुल गांधी और ओपोजिशन को क्रेडिट मत जाने दो, और मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी तो बर्दाश्त नहीं करते। आप याद कीजिए वो घटनाक्रम, जावड़ेकर को हटाया गया था शिक्षा मंत्रालय से, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक को भी हटाया गया था, स्मृति ईरानी भी हटी थी, लेकिन कहीं पे इतना बवाला नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान को इतना लंबा क्यों बचाया जा रहा है? इसका बात उस चीज में है निहित जो हमने 2 दिन पहले चर्चा की थी, कि वो जो कंपनी है जिसने सीबीएसई का, जिसको सारे के सारे रिलैक्स करके नॉर्म्स और वो दिया गया, टीसीएस को बाहर किया गया, कहां टीसीएस और कहां वो कंपनी, और उसके बाद टीसीएस को बाहर करके वो किया गया। तो खेला बड़ा है आशीष भाई, और वो कह रहे धर्मेंद्र प्रधान इस सिस्टम के अंदर करने में सक्षम नहीं है। उसमें बड़े लोग शामिल हैं, बहुत बड़ा सिस्टम शामिल है उसके अंदर, और वो कहां से है वो आपको पता है, यहां फैसले कहां से होते हैं। तो कुल मिलाकर के केवल धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट करना संशय पैदा करता है। मैं चाहूंगा, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बतौर पत्रकार मैं चाहूंगा मैं गलत साबित हूं, देश के युवाओं को एक आवाज मिले, देश के बेरोजगारों को रोजगार मिले, देश के छात्रों को न्याय मिले, सारी बातें ठीक, और हमारी ये आशंकाएं निर्मूल साबित हो, इसकी और मैं आपका कामना कर सकते हैं। बाकी संघ के बारे में मेरा एक तजुर्बा जितना भी छोटा मोटा है, वो ये है कि वो जो कहते हैं उससे ठीक उल्टा करते हैं, ठीक उल्टा। संघ का क्या मतलब है लोकतंत्र से? क्या संघ, जो ये महिलाएं खिलाड़ी बैठी थी पूरी दुनिया में चैंपियन, जिन्होंने भारत का झंडा पूरी दुनिया में घुमाया, वो अपने साथ हुई जाति का न्याय मांग रही थी, और दिल्ली पुलिस ने उनके कहने से एफआईआर दर्ज नहीं की। भाई साहब, आप अभी थाना में फोन मेल कर दो एक कि हेमंत त्रिवेदी ने मुझे गाली दी, तो भी एफआईआर दर्ज होती है। और देश की टॉप मोस्ट पहलवान दिल्ली में बैठे थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ, ये विरोध की बात करते हैं। तो आशीष भाई, गड़बड़ झाला जरूर है, 100% है, शंका करना हमारा अधिकार है, और देश के युवा, देश का आम आदमी दोबारा ना चला जाए, इसको आगाह करते हुए फिर इसी कामना के साथ कि हम गलत साबित हो, हमारी शंका गलत साबित हो, और ये देश जिस तरीके से लूटा जा रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र की सारे को सारा कब्जा लिया गया है, उन सब मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है, उन सब मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। हम तो यही कामना करते हैं। इजाजत दीजिए, नजर रखिए 6 पर, और बहुत सारे नजर इतने पे नहीं रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने पर जश्न कौन लोग मनाते हैं, क्योंकि ये एक तुरंत जश्न होगा कि मोदी जी को थैंक यू मोदी जी टाइप का, आप देखिए थैंक यू मोदी जी टाइप कैंपेन न चल जाए, थैंक यू मोदी जी। इस सरकार में हम लोग चर्चा दिन भर करते हैं ना, किसी मंत्री चर्चा नहीं करते, अवॉइड करते हैं। किस लिए? इस सरकार में मंत्रियों को किसी मंत्री को पता नहीं उसके मंत्रालय में हो क्या रहा है? और मंत्री को टारगेट करके और प्रधानमंत्री को अगर बाईपास से निकालने की कोशिश है तो संदेह पैदा करती है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।